Hello student, today in this 17th lecture of Indian economy we discuss about the service and entrepreneurial sector। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर सेक्टर्स जब डिवाइड किए गए तो उसमें बेसिकली इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स को मेन जो है जगह मिली। तो एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ वो एक्टिविटी जो डायरेक्ट जो है जिनका संबंध प्रोडक्शन से होता है और जो वो एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जबकि सेकेंडरी में रॉ मटेरियल कन्वर्जन वाले जो प्रोडक्शन होते हैं वो सेकेंडरी है। टर्सरी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को सर्विस सेक्टर की भी बोला जाता है। जो टर्सरी सेक्टर होता है, इस सेक्टर को सॉफ्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें नॉलेज और टाइम को यूज़ करके अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाती है और साथ ही साथ जो कंज्यूमर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जाता है। तो वो सारी बातें इसमें आती हैं। तो सर्विस सेक्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करना है। ट्रेडिंग, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, पोस्टल, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ज्वेलिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस पर्सनल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज और टेक्निकल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ई स्टेट, बैंकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ में गिनी जाती हैं। डाइवर्सिफाइड नेचर है, सबसे ज़्यादा कवर नेचर है, सबसे ज़्यादा मतलब जो 50% से ज़्यादा इकोनॉमी में परसेंटेज जो प्रोवाइड कराता है वो ये टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा इस सेक्टर से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। इंडिया में 21% लगभग लोग इससे जुड़े हुए हैं, जबकि 50% से ऊपर जो है ये इकोनॉमी जीडीपी में अपना रोल प्ले करता है। तो सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं। तो देखिए जब सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में ये डोमिनेंट सेक्टर जो इंडिया का वो तो है ही है, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है वो आपका जीडीपी प्रोडक्शन यहाँ से आता है। साथ ही साथ ये सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी जो है वो मैनेज करता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो या अदर टेली कम्युनिकेशन में हो। बहुत ज़्यादा जो 100% एफडीआई वाले सेक्टर्स आपको देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसी के थ्रू आता है और ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। एज़ फॉर 2018 जो 31.45% इंडिया की एम्प्लॉयड पॉपुलेशन थी जो वर्किंग कर रही है वो सर्विस सेक्टर में वर्किंग कर रही है, यानी हमारे यहाँ का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर मान लीजिए 100 लोगों का टोटल रोजगार है तो उसमें लगभग 31.45 लोगों को जो रोजगार प्रोवाइड कराया हुआ है वो ये सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड कराया हुआ है। तो इस आंकड़े के हिसाब से एक बहुत बड़ा सेक्टर है। 1/3 पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ क्रिएटेड बाय सर्विस सेक्टर। तो एक बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए। साथ ही साथ जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो देखिए बहुत वाइड वैरायटी, चाहे वो ट्रेडिंग से संबंधित हो, होटल रेस्टोरेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उसमें आती हैं। ये पिछली स्लाइड में भी मैंने इसका जिक्र किया था। देखिए सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को एक्सेलरेटर प्रोवाइड कराने वाला ये एक तरीके से सेक्टर है। लगभग 54.17% इंडिया की ग्रॉस वैल्यू एडिड जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ से मिलती है और करंट प्राइस इसको हम 2018-19 के आधार पर आपको ये स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो ये ग्रॉस वैल्यू एडिड है इसको जो CAGR है वो 6.96% से ये ग्रोथ हुई है, जो कि अगर आप 2012 के फाइनेंशियल ईयर में देखते हो तो US डॉलर में 846.84 थी, जबकि ये 19 के फाइनेंशियल ईयर में देखने पर 1356.49 बिलियन हो गई। तो ये US डॉलर में एक बड़ा एक चेंजेस था जो हुआ। और वहीं अगर हम बात करें 19 में अप्रैल से नवंबर तक के जो लेटेस्ट आंकड़े जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराए हैं गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से सर्विस सेक्टर में जो हमारा
एक्सपोर्ट है वो 142.02 बिलियन है, जबकि इंपोर्ट केवल 89.24 यूएस डॉलर में बिलियन है। तो हमारे यहाँ का देखिए सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हब जो इंडिया का है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सर्विस सेक्टर है, जो फॉरेन में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग सर्विसेज को करते हैं। ठीक है, यहाँ केवल टर्सरी सेक्टर्स की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वो कम है और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ हम और सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए निकाई जो इंडियन जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो उसकी रैंकिंग भी सुधरी और साथ ही साथ इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 52.7 हो गई है नवंबर 2019 में। और ये जो हुआ है, ये जो सर्विस एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन है, इसने कैपेसिटी और डिमांड को फेवरेबल तरीके से बढ़ाया है, और ये इकोनॉमी के बूस्टअप के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ भी था। देखिए जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो मेजर कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर के, तो ये चार मेन सर्विस जो मेन कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर के, इनका हम जिक्र इसमें करेंगे। तो डेवलपमेंट ट्रेड में, होटल में और रेस्टोरेंट में। तो बात अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग में जो हमारा सर्विस सेक्टर से जो ट्रेडिंग थी वो 1980 से जो अब 2019 तक है, इसमें डिजास्टिक चेंज आया, यानी हम सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर ध्यान देने लगे, इंपोर्ट हमने कम करा, जिससे हमने बैलेंसिंग भी की। और जो हमारी होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट जो हैं वो भी एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर उभरे हैं। तो ये सर्विस सेक्टर के ये कंपोनेंट इन्होंने काफ़ी जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करा है सेक्टोरियल मतलब इंडाइसिस के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देखिए जीडीपी जो है वो 1980 में 3.6 थी इन सेक्टर्स से, जबकि अब बढ़ के लगभग अप्रोक्सीमेट 6.2 हो गई है। ठीक है, तो ये जो जीडीपी में इस सेक्टर्स के हिसाब से जो चेंजेस आया है। वहीं आप टेलीफोनिंग सेक्टर में देखोगे तो जब हम टेलीफोन डेंसिटी की बात 2004 में करते हैं तो वो केवल और केवल 7% डेंसिटी थी इंडिया में, जबकि 2010 में बढ़ के वो 64% हो गई, और अब एट प्रेजेंट टाइम टेलीफोनिंग डेंसिटी की अगर हम बात करें वो 91.82 हो गई। और आपको थोड़ा सा एक जान के और ताज्जुब होगा, जो हमारी अर्बन डेंसिटी है शहरों में वो 161.34% तक इंक्रीज हुई है। तो रूरल डेंसिटी में जबकि हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ पाए, 59.80 ही हमारी है। और साथ ही साथ स्टोरेज का भी देखिए, स्टोरेज में भी जो है वो चेंजेस काफ़ी हद तक आया है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड सेक्टर में, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है और रियल एस्टेट है। देखिए फाइनेंस में भी अलग अलग तरीके के सेक्टर्स जो है इंक्रीज हुए हैं। जहाँ पहले हम बैंकिंग की बात करते थे, आज हम स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारे अदर्स। वहीं अगर बैंकों की ब्रांचों की बात करेंगे तो बैंकों में भी पहले जब हम 1969 की बात करें तो 9000 ब्रांच थी, आज जो बढ़कर 2010 में 90,000 और उसके बाद 1,90,000 तक का हुआ। बैंक मित्र आज गांव-गांव में आपको देखने को मिलते हैं। रियल एस्टेट में पहले जो हमारी 0.5% जीडीपी राइजन था, आज बढ़कर वो 3% तक हो गया है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में जो डिजास्टिक चेंज आया है। कम्युनिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज में पीपीई मॉडल के तहत जो रोडों का और अन्य चीज़ों का निर्माण हो, ठीक है, रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है इन सब चीज़ों। प्राइवेटेड सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशंस में ओला और उबर का हो या फिर हमारा जोमेटो, स्विगी हो, तो बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विस और पब्लिक सर्विसेज का भी एक्सपेंशन देखने को इन कुछ सालों में पिछले मिला हुआ है। देखिए कुछ एक इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, कुछ एक एग्जांपल्स हैं। जैसे सर्विस सेक्टर में जो लार्जेस्ट रेसिप्ट एफडीआई की देखी गई है फ्लो, वो अप्रैल 2000 से जून 2019 तक देखा गया है। तो ये यूएस डॉलर में 74.94 बिलियन के बीच रहा। तो ये लार्जेस्ट रेसिप्ट देखी गई एफडीआई में। जबकि देखिए लिजायर एंड बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसमें देखिए जो लिजायर इंडस्ट्री है उस सेगमेंट की अगर हम फोकस करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और टूरिज्म को फोकस करती है। जबकि बिजनेस ट्रैवल में जनरली जो है वर्किंग ट्रैवलिंग होती है, जो जो घर से दूर होती है। तो यहाँ पर
इसमें भी स्पेंडिंग अगर आप देखते हो तो उसको यूएस डॉलर में 234.4 तक एक्सपेंड करना, और सेकंड जो टूरिज्म है 12.9 बिलियन तक उसको यूएस डॉलर में एक्सपेंड करना। तो ये एक लक्ष्य है, और इस और सर्विस सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया एक हब बन रहा है सर्विस सेक्टर्स को फोकस अगर करके देखा जाए तो। इंडिया की देखिए अर्निंग जो मेडिकल टूरिज्म में रही वो जो एक्सीड हुई वो यूएस डॉलर में 9 बिलियन डॉलर में एक्सीड हुई। तो ये बड़ा एक वो है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म हमारे इंडिया में बढ़ना एक बड़ा अचीवमेंट रहा। इंडिया हेल्थ केयर कंपनीज ने जो एंटरिंग करी मर्जर एंड एक्वाजिशन के थ्रू डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी ने, तो उसने यहाँ एक ग्रोथ दी, एक नया मार्केट दिया। आज जो है वो मेडिकल में देखिए इंडिया ग्रोथ कर रहा है, जैसे इंजीनियरिंग में किया, मैन्युफैक्चरिंग में किया, आज मेडिकल से संबंधित कुछ युग है आपको देखने को भी मिलता है। मेडिकल सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट की संभावनाएं अब हैं। देखिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, देखिए बिना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए कोई सेक्टर्स ग्रोथ नहीं कर सकता। तो सर्विस सेक्टर जो है वो 31.45% जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। तो इस सेक्टर में चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकल हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, तो अलग अलग तरीके से लोगों को नॉलेज देना और हर सेक्टर्स में विशेष प्रावधान करना, एफडीआई का अलॉटमेंट से संबंधित हो या टेक्नोलॉजी के विकास से संबंधित। तो ये सब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किस तरीके से किस सेक्टर का विकास जो है वो किया जाए। बाकी सर्विस सेक्टर में देखिए गवर्नमेंट ने कुछ एक इनिशिएटिव भी लिए हैं पिछले कुछ समय में, हमें देखने को मिला, जैसे कि मिड टर्म रिव्यू अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखा जाए 15 से 20 के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जो इंसेंटिव जो सर्विस एक्सपोर्ट को थे उनको प्रोवाइड कराया 2% का, तो उनको उससे फ़ायदा मिला, रिलैक्स मिला, और उन्होंने सर्विस को एक्सपोर्ट करके काफ़ी जीडी जो ग्रॉस वैल्यू में थी उसमें वृद्धि करी। और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर जो सर्विस सेक्टर्स को थे, चाहे वो ड्राफ्ट लीगल टेस्ट या फिर ट्रेड फेलिसिटेशंस डब्ल्यूटीओ की तरफ से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम करा उनको रिमूव कराने के लिए। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को यहाँ से बल मिला। गवर्नमेंट देखिए इनिशिएटिव लेती है तभी जाके कोई सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी हैं, और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट इस सेक्टर को इम्प्रूव करने की अभी भी कोशिश में है। देखिए यहाँ पर एक रोड जो है हमारा जो एक्सपोर्ट हब बन सकता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इंडिया, मैंने पहले भी बताया था आपको 55% जो शेयर है इसका, जो यूएस डॉलर में 185 से 190 बिलियन ग्लोबल सोर्सिंग मार्केट से। तो क्यों ना हम इसमें अपना मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाएं, अभी हम पे 9 बिलियन डॉलर है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए रोबस्ट डिमांड जो है यहाँ किया जा सकता है। बाकी अगर हम कंपेरेटिव एडवांटेज लेते हैं तो हमारे यहाँ का स्किल मैन पावर इतना अच्छा है आईटी स्किल में, जिससे अगर हम अभी बात करें तो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग प्राइवेट कंपनियां भी उसमें आई हैं। तो और साथ ही साथ हमारे पास जो सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो आने वाला खर्चा होता है वो अमेरिका के नासा से आने वाले खर्चे से 100 गुना कम होता है। तो हम उसका कंपिटिटिव एडवांटेज लेके फॉरेन रिजर्व भी प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ सकता है। और स्किल्ड वर्कर अब हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे इंजीनियर बैकग्राउंड के या बहुत सारे मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो वहाँ से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, ये सब हमारे आगे फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी सपोर्ट की बात की जाए तो 2017 में डब्ल्यूटीओ द्वारा जो बहुत अलग अलग तरीके के बैरियर्स थे, तो ट्रेड फेलिसिटेशन कराना, उनको सर्विस बैरियर्स को कम कराना, तो पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब काम किया। वहीं अगर बात करते हो आप जो इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के लिए, तो जो 80.67 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 से लेके 2019 के बीच में सर्विस टैक्स में आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर ये एक बड़ा इन्फ्लो था जो कि हमारे सर्विस सेक्टर में आपको देखने को मिला। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या फिर इस सेक्टर्स के जो स्किल्ड पर्सन हैं उनके रोल से हो पाया है, और ये सर्विस सेक्टर अभी बहुत ग्रोथ कर सकता है इंडिया का। ये डेवलप्ड इकनॉमी का या डेवलप्ड इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट मतलब जरिया है, इसके द्वारा ही हम डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हब, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हब, और मेडिकल का जो हमारा टूरिज्म है, तो इन सब के द्वारा हमारा ये डेवलप्ड इकनॉमी का रास्ता क्लियर हो सकता है। 5 ट्रिलियन इकनॉमी का रास्ता भी इसी से होके जाएगा।
देखिए अब आप इंटरप्रेन्योरल सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए इंटरप्रेन्योरशिप जो कहलाती है वहाँ क्या है, कैपेसिटी है या विलिंगनेस है किसी चीज़ को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना, किसी भी बिजनेस वेंचर से लेके, और वहाँ देखिए रिस्क लेने का एक प्रक्रिया। इसी में अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस की बात करते हो तो ये फोकस करता है किसी बिजनेस को चलाने और लॉन्च करने, और साथ ही साथ उसके रिस्क जो चाहे वो हाई रिस्क हो, हाई रिस्क के साथ उसके स्टार्टअप लेने सिग्निफिकेंट तरीके से उसको, चाहे वहाँ लैक ऑफ फंडिंग हो, अपने बिजनेस डिसीजन बनाना। देखिए जो इसका हिंदी मीनिंग है वही कहलाता है जोखिम। तो जोखिम तो देखिए जोखिम के साथ मार्केट में उतरना, मार्केट की डिमांड को स्कैन करना और बहुत सारी जो कॉम्बिनेशंस बनाना, इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में अपने अच्छे डिसीजन, ठीक है, अच्छे बुरे डिसीजंस को आगे ले जाके स्टार्टअप को अपने एक मतलब ब्रांड की ओर ले जाना और सक्सेस कराना। तो ये एक तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप का एक रोल रहता है। और इस सेक्टर्स में भी जो इंडिया में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे आगे की स्लाइड्स में। देखिए इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो जोखिम लेता है, अपने बिजनेस जोखिम लेके स्टार्ट करता है और वो रिस्क लेना चाहता है। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है कि व्यक्ति जो है वो काम प्रोवाइड कराने वाला बने, वर्क प्रोवाइडर बने, तो इसके लिए देखिए आपको करेज तो चाहिए चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप में करेज है और आप में प्रॉपर प्लान है तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलता है। देखिए रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल जो दुनिया में हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस की ओर जाते हो उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए और आप अपने बिजनेस को रिस्क के साथ, देखिए रिस्क बेयरिंग पावर्स होनी चाहिए और अपना एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और प्रॉपर प्लान के साथ उसके पीछे जुट जाना है। ये नहीं कि देखिए प्लान करके अगर आप उसको ना कंट्रोल कर पाए, ना ऑर्गेनाइज कर पाए, ना आपके पास एक प्रॉपर चैनल है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। यहाँ पर आपको रिस्क लेने के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आप यहाँ पर एक अच्छा मतलब सुधार कर सकते हो। गवर्नमेंट भी देखिए फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए नए इंटरप्रेन्योर बने, नए नए सेक्टर्स में, सर्विसेज में आगे आएँ और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आगे आएँ, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट है उसे कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकें। बड़ी कंट्री है तो हम क्यों नहीं अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो, क्यों नहीं हम ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा सकते। तो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना गवर्नमेंट का भी एक लक्ष्य है अपने विकास कार्यक्रमों के तहत। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के में होने चाहिए या होते हैं। देखिए क्रिएटिव होना, क्रिएटिव देखिए नई नई चीज़ सोच सकना, नई नई चीज़ों को लॉन्च करना। पुराने ढर्रे पर चढ़ के तो आप देखिए पुराने जो चल रहे हैं उनसे नहीं सक्सेस पा सकते, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। पैसन होना बहुत ज़रूरी है, पैशनेट होना चाहिए आपको अपने ड्रीम के प्रति, मोटिवेटेड, आप हाईली मोटिवेटेड हो। देखिए हाईली मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक्स, आशावादी, आशा की ओर अगर आप चलेंगे, आशावाद से आप चलेंगे तभी आपको कुछ मिल सकता है। बाकी ऑप्टिमिस्टिक के साथ फ्यूचर ओरिएंटेड, आपके गोल्स हों, फ्यूचर में आपको क्या करना है उस ओर जाने के लिए आप तैयार भी रहो। पॉजिटिव होने चाहिए, आप राजी हो कुछ भी करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको जो आर्ग्यूमेंट्स को आप सुन सको, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हो, आपके डिसीजंस भी कुछ फ्लेक्सिबल हों, रिजिड वे में बिजनेस नहीं हो सकते, रिसोर्सफुल पर्सन हो, रिसोर्स के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एडवेंचरस वर्क हो। एडवेंचरस देखिए नुकसान भी कभी कभी हो तो आप उसका एडवेंचर जो है वो समझ सको, या डिसीजिव मोड में आप रहो, है ना। डिसीजंस देखिए यहाँ पे रिस्क के साथ डिसीजन लेना एक बड़ा खेल होता है, और यही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का मतलब ही जोखिम करता है, जो जोखिम ले सके, ठीक है। तो डर के आगे जीते वाली बात यहाँ पर आती है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं, मोटिवेटेड है, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिसोर्सफुल हैं, एडवेंचरस हैं, डिसीजिव हैं, तो आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए इमरजेंस इंटरप्रेन्योर सेक्टर में अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे पहले जो है वो हैंडीक्राफ्ट स्टेज में ये आया। यहाँ पर अपने हाथ द्वारा बनी हुई वस्तुएं, चाहे वो आर्टिस्ट थे, चाहे विलेज के रहने वाले लोग थे, तो कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन में बनने वाली वस्तुओं, प्रोडक्ट को बना के इस स्टेज में इंटरप्रेन्योर सिस्टम आया। दूसरे में देखिए गाइड सिस्टम, चाहे वो एसोसिएशन फॉर्म करके एक
गाइड सिस्टम उन्होंने क्रिएट करा, चाहे वो स्वयं सहायता समूह टाइप के उस टाइम होया करते थे, जो 4-5 लोग मिलके बिजनेस अपना स्टार्टअप करते थे। फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब हम लंदन में देखिए हमें मार्केट था, इंग्लैंड के साथ मोनोपोली से हमारा व्यापार होता था, तो वहाँ पर देखिए टाटा फैमिलीज थे और आपके वाडिया फैमिली थे, तो बिरला फैमिली थे, उन्होंने बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव लिए और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही उन्होंने अपना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अपने बिजनेस को शुरुआत कराया, तो वहाँ पर आप ये इंटरप्रेन्योर सेक्टर का विकास देखते हो। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखिए जब हम लोग 56 के बाद जब हम डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर आए, धीरे धीरे हमारी सर्विस सेक्टर का उदय हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बिजनेस फैमिलीज थी उनमें इंडस्ट्री का रेगुलेशन जैसे जैसे कम होता गया, तो बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर और छोटे इंटरप्रेन्योर दोनों का ही विकास हुआ। यहाँ पर मोनोपोली जो गवर्नमेंट की जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई और प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर्स की ओर थोड़ा थोड़ा जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे व्यापारी वर्गों का उदय हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।